स्टूडेंट्स, इग्नाइट स्कॉलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होते हैं और उसकी कुछ कंडीशंस भी हमने प्रूव की थी। तो अब आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है कि एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होते हैं, संवेग संरक्षण के नियम के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। ठीक है, एक तरह से इसे यूजेस भी कहा जा सकता है कि लीनियर मोमेंट कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज़ कहाँ आ रहा है ना, क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो पहला यहाँ पे मैंने लिया है और ये 2022 पे ये आ चुका है, ये क्वेश्चन 2022 के एग्जामिनेशन में कि मैंने ये देखो, ये टॉपिक जब डिस्कस करना स्टार्ट किया था तभी मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि ये जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पर्पस से। तो इसके हर एक पार्ट को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं क्वेश्चन और प्रूफ के लिए तो आता ही आता है, और रीज़न वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि ये अभी एप्लीकेशन पे बेस्ड आ सकते हैं क्वेश्चन। तो हमको इन सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो पहला है बंदूक से गोली का दागना, यानी फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम ए गन। इसका स्टेटमेंट है, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन द गनर एक्सपीरियंसेस ए जर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कि बंदूक से गोली दागने पर क्या होता है कि जब भी गोली निकलती है, फायरिंग करते हैं गन से, तो जो गनर रहता है, मतलब जो बंदूक चलाने वाला व्यक्ति है जो कोई भी, तो वो एक जर्क अपने ऊपर एक्सपीरियंस करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम कहें कि बुलेट की डायरेक्शन ये है तो जर्क लगने की डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये देखो, इस गन के वजह से, गन से बुलेट निकली और गन के वजह से जो जर्क लग रहा है शोल्डर पे या किसी भी चीज़ पे, जो गनर एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसी जर्क को जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जितनी वेलोसिटी हो रही है उसी को हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। प्रतिक्षिप्त वेग क्या कहा जाता है, रिकॉइल वेलोसिटी। यानी कि तो देखो, बंदूक से गोली दागने पर वह जिस वेग से पीछे हटती है उसे प्रतिक्षिप्त वेग यानी कि रिकॉइल, मतलब जितने रेंज से बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रही, वेलोसिटी मूवमेंट कर रही है गन की वेलोसिटी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जितने रेट से जर्क लगा रही है उसी को हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। तो देखो, इसमें दो कंडीशन ली जाएगी, जैसे कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम में हम पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में किसी भी सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो क्या होगा, कंजर्व होगा। तो इसमें बात आती है कि देखो, जब फायरिंग होती है तो बिफोर फायरिंग की कंडीशन एंड आफ्टर फायरिंग कंडीशन, दो कंडीशन लेना है। तो बिफोर फायरिंग की कंडीशन जो होती है तो उसमें पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, बुलेट भी और गन भी दोनों रेस्ट में रहते हैं, तो उनका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो होगा। लेकिन इसके बाद अगर बात आती है कि जैसे ही फायरिंग हो जाती है उसके बाद भी उनका मोमेंटम क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, तभी तो ये स्टेटमेंट को मतलब फॉलो करेगा ना, कि क्या कहते हैं, जो तुम्हारा कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम है तो वो कंजर्व होना चाहिए, है ना, कंजर्व होना चाहिए। स्टेटमेंट यही है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व, तो पहले अगर ज़ीरो है तो बाद में भी ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो द गन एंड बुलेट कंसिस्ट एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है जहाँ एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो, ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल फोर्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा हो, बाहर के जितने भी मतलब जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो उसका इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता, उस सिस्टम पे नहीं पड़ता, तो आइसोलेटेड सिस्टम उसे ही कहा जाता है। बिफोर फायरिंग बोथ द गन एंड बुलेट एट रेस्ट, therefore initial linear momentum of a system is zero, let the mass of gun be m। तो गन के मास को क्या माना जा रहा है, देखो एक चीज इसमें क्लियर कर दे रही हूँ, ये जो कैपिटल एम है तो जिसका मास ज्यादा है उसके लिए कैपिटल एम है, जिसका मास कम है उसके लिए क्या है, हमारे पास स्मॉल एम है। ठीक है, तो देखो गन का मास ज्यादा होता है तो कैपिटल एम गन का मास हो जाएगा, एंड बुलेट का मास कम होता है तो स्मॉल एम क्या हो जाएगा, बुलेट का मास हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या होता है देखो कि अब गन मूव कर रहा है और बुलेट भी मूव कर रही है, तो जो गन मूव करेगा उसके लिए कैपिटल वी लेंगे और बुलेट का मूवमेंट के लिए वेलोसिटी क्या लेंगे, स्मॉल वी लेंगे। तो हमें पता है कि इनिशियल जो हमारे पास था, इनिशियल मोमेंटम, वो क्या था, ज़ीरो था। तो और आफ्टर फायरिंग की कंडीशन ले तो दोनों के मोमेंटम को ऐड कर देंगे आपस में, ये किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर। तो बट द अकॉर्डिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन दोनों लीनियर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब प्रारंभिक संवेग जो है वो अंतिम संवेग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब बिफोर फायरिंग की कंडीशन एंड आफ्टर फायरिंग की कंडीशन दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसके बाद देखो इस मतलब फॉर्मूले के बेस्ड से हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी निकाल सकते हैं गन की। तो ये इनिशियल हमारे पास क्या था, ज़ीरो, क्योंकि रेस्ट में था, और फाइनल वाले की ये वैल्यू हो गई। अब हम ये mv जो है उसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक। तो कैपिटल वी, अब देखो मैंने अभी बताया कि जो गन है वो पीछे की तरफ जो जर्क लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी, यानी प्रतिक्षिप्त वेग कहते हैं। तो गन की वेलोसिटी क्या थी, कैपिटल वी थी। तो यहाँ हमने कैपिटल वी की वेलोसिटी की वैल्यू क्या निकाली, माइनस एम वी अपॉन में एम। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये रिकॉइल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब कभी भी हमको गन का रिकॉइल वेलोसिटी निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। देखो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी। द निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ वी एंड कैपिटल वी एंड स्मॉल वी आर अपोजिट। कि हमको पता है देखो कि बुलेट की डायरेक्शन क्या होती है, ये होती है, और गन की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो गन और बुलेट की दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए यहाँ क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि इसका कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, रेखीय संवेग संरक्षित है, इसलिए जो बुलेट की वेलोसिटी है वो गन की वेलोसिटी से कहीं ज़्यादा होगी। ये हमने पिछले लेक्चर में ही, अभी कल के लेक्चर में ही हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जिसका मोमेंटम कांस्टेंट है, जिन दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो जिसका मास ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम, जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। तो बुलेट का मास कम है इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब दूसरे कंडीशन पे आते हैं, रॉकेट पे। तो देखो रॉकेट जो होता है वो भी किस पे वर्क करता है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। इसका जो जेट रहता है ना, जेट, वो किस पे, जेट बॉक्स जो रहता है वो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो देखो जैसे कि रॉकेट की कंडीशन ली जाती है, तो रॉकेट की कंडीशन में क्या होता है, देखो ये पहली कंडीशन ली गई है, ये दूसरी और ये तीसरी कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या है कि रॉकेट, अभी देखो इसमें मतलब कि अभी क्या है, इसका जो जेट बॉक्स रहता है जिस पे फ्यूल भरा रहता है, फ्यूल जलना चालू अभी नहीं हुआ, तो इसका मास क्या है, m0, m0 है मास अभी, ठीक है। टाइम कितने में, t टाइम 0 पे, टी पे क्या होता है, इसके कंडीशन देखो, फ्यूल जलता है और नीचे से गैसेस निकलती हैं जो क्या करती हैं, अर्थ को प्रेस करती हैं, और उसी के रिफ्लेक्शन से क्या होता है, उसी के रिएक्शन फोर्स से जो रॉकेट होता है वो ऊपर उठता है, ठीक है। तो जैसे जैसे देखो, क्योंकि इसका लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। देखो इनिशियल पोजीशन पे 0 था, इसका मोमेंटम 0 था, बाद में भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब क्या होता है, देखो जैसे वेलोसिटी से ऊपर उठता है, ये v वेलोसिटी से अभी ऊपर उठ रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। ये जो मतलब इसके जेट पाइप से जो भी चीज़ें, मतलब जैसे एयर निकल रही है ना, गैस, फ्यूल जल के बाहर निकल रहा है एयर के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में, और वो क्या करता है, अर्थ को प्रेस करता है, और जितना ही पुश करता है अर्थ को उतने ही वेलोसिटी से ऊपर उठता है रॉकेट, ठीक है।
तो ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक एग्जांपल ये हो गया। तो देखो जैसे जैसे फ्यूल जलेगा, इसमें फ्यूल भरा होगा, और जैसे जैसे फ्यूल जलते जाएगा तो देखो एम नॉट से ये क्या हो गया, एम हो गया इसका मास। अब देखो मास एम टी टाइम पे है, अब इसका फ्यूल जलने लग गया तो मास क्या होगा, कम होगा। तो मास क्या हुआ, कम होके क्या हो गया, एम माइनस डी एम। मास कम होके क्या हो गया, एम माइनस डी एम। अब देखो क्योंकि इसका क्या है, मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, इसलिए क्या होगा, ये इसका मास बढ़ रहा, इसका मास कम हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जैसे ही टाइम इंक्रीज होते जा रहा है वेलोसिटी भी क्या होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है। तो जैसे कि रॉकेट भी है, तो रॉकेट प्रपल्सन ये जो होता है ये भी किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम में। तो एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब्स भी इसका एक एग्जाम्पल है। और ये सारे मैंने देखो इसके पहले भी बताया है कि जो सारी चीज़ें होती है ना एप्लीकेशन पे बेस्ड, हमें कॉन्सेप्ट याद करना रहता है कि कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, और कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही सारी चीज़ें। देखो बार बार कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि इनिशियल मोमेंटम अगर ज़ीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, है ना। बार बार कि अगर इनिशियल मोमेंटम जो है फाइनल भी वही होना है, तो अगर मोमेंटम कंजर्व है तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जैसे जैसे मास कम होते चला जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज। तो रॉकेट जैसे ही हल्का होने लग जाता है वैसे ही क्या होता है, तेजी से उसका वेग बढ़ता है, तेजी से उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक, तो देखो ये क्लियर हुआ पूरी तरीके से। अब देखो हमने क्या देखा, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम देखा, और आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। अब देखो एक अगला टॉपिक जो मैं अभी डिस्कस करने जा रही हूँ वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और 2023 के एग्जाम में वो भी आ चुका है कि इम्पल्स क्या होता है। ठीक है, तो अब हमने तो मोमेंटम देख लिया, अब इसके बाद हमें देखना है कि इम्पल्स क्या होता है। इसके पहले हम थोड़ा एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में जो आ चुका है हमारे कि ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम के थ्रू, मतलब रेखीय संवेग संरक्षण के नियम, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया था प्रूव करने के लिए। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, और उसके थ्रू न्यूटन के सेकेंड लॉ जो है उसको प्रूव करना था हमें। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन प्रूव करना था, न्यूटन की गति का दूसरे नियम का निगमन करना था, किसके थ्रू, रेखीय संवेग संरक्षण के थ्रू। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट एज फॉलोज, द रेट ऑफ द टाइम रेट of change of momentum of a body is directly proportional to force acting on it and takes place in the direction of the applied force। तो जो न्यूटन के गति का दूसरा नियम है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, वो क्या कह रहा है अपने इस स्टेटमेंट में कि जो समय के सापेक्ष संवेग परिवर्तन की दर है, मतलब कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड फोर्स के। कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अब हम कंसीडर करते हैं कि कोई बॉडी कहाँ है, रेस्ट पे है, और उस पर कोई फोर्स लगाया जाता है। देखो, कंसीडर ए बॉडी एट रेस्ट, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी बिंग्स टू मूव इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इफ द फोर्स। अब देखो इसका ये बोला जा रहा है इस स्टेटमेंट में कि अगर कोई बॉक्स रखा हुआ है या कोई भी बॉडी है, अब पहले वो रेस्ट में है, अभी कहाँ है, रेस्ट में है। ठीक है, अब हम अगर इसके इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाए, तो ये फोर्स की ही डायरेक्शन में मूवमेंट करना क्या कर देगा, चालू कर देगा, मूव होना चालू हो जाएगा। तो अभी ये रेस्ट में था, अब कहाँ आ गया,
मोशन में आ गया। इफ ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, अब देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है तो अगर हम फिर से उसमें फोर्स लगाएं तो वो अपने मूवमेंट में क्या करेगा, इंक्रीज कर लेगा, मूवमेंट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट देयर इज, अब देखो अगर मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, रोक देगा। ठीक है, तो मोमेंटम घट भी सकता है फोर्स की वजह से और मोमेंटम बढ़ भी सकता है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है, और ऑब्जेक्ट के सिचुएशन पे भी मैटर करा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसमें फोर्स लगाया जाए तो वो मूवमेंट आ जाएगा उसमें। अब देखो जितने अमाउंट का फोर्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा उसका मोमेंटम इंक्रीज होगा। तब इसको प्रूफ करते हैं आगे। तो इसमें देखो, अब लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है, और मूविंग विद वेलोसिटी u, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हुई, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, देखो प्रारंभिक वेग क्या है वस्तु का, u है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u यानी प्रारंभिक वेग कहलाया, प्रारंभिक वेग है। अब देखो तो अगर हमारे पास u है इनिशियल वेलोसिटी और m किसी बॉडी का मास है, तो हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम p1 ले लेंगे हम। p1 की वैल्यू क्या आएगी, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग, तो mu आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। इफ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट फॉर डेल टी टाइम, अब फोर्स अप्लाई किया जा रहा है किसी डेल टी टाइम इंटरवल के लिए, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, u से इंक्रीज होके क्या हो जाती है, v हो जाती है। फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी और v हो गई उसकी फाइनल वेलोसिटी, यानी कि u प्रारंभिक वेग हो गया और v क्या हो गया, अंतिम वेग हो गया। तो अब फाइनल वेलोसिटी हमें v मिल गई, तो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी, तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास p2 आएगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो m इंटू वी। अब इसके बाद चेंज ऑफ मोमेंटम, तो देखो जब भी किसी चीज में हमें परिवर्तन निकालना रहता है, ये है संवेग परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन जो आया, देखो तो देखो जब भी किसी चीज में परिवर्तन निकाला जाता है, चेंज इन मोमेंटम डेल टी टाइम के लिए निकाल रहे हैं, तो देखो क्या होगा, जब भी किसी चीज में चेंज निकालते हैं तो उसकी वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल, ये हमें हमेशा याद रखना है। मतलब अंतिम मान से प्रारंभिक मान को हमेशा घटाया जाता है। तो डेल पी की वैल्यू क्या आएगी, P2 माइनस P1, यहाँ P1 होगा, P2 माइनस क्या होगा, P1। ठीक है, तो डेल पी की वैल्यू, अब देखो P2 की वैल्यू क्या थी, ये इक्वेशन सेकंड से लिया जाए, ये इक्वेशन सेकंड हो गया और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो P2 की वैल्यू अगर ली जाए तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, mv, और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू है mu। तो अब देखो m दोनों में कॉमन है, मास दोनों का कॉमन है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो m इधर कॉमन आ जाएगा, इधर आएगा v माइनस u। अब देखो जैसे डेल p की वैल्यू क्या है, P2 माइनस P1, तो अब देखो हमारे पास दो वेलोसिटी थी, एक v थी और एक u थी, तो v माइनस u क्या आ जाएगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ गया हमारे पास। तो v माइनस u किसके बराबर होगा, वेग में परिवर्तन की दर के, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, तो हम इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, ये v माइनस यू के जगह में क्या लिखा जा सकता है, डेल v की, और डेल v क्या बता रहा है, वेग में परिवर्तन, क्या बता रहा है, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी। ये डेल v क्या बता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, और डेल v की वैल्यू किसके बराबर होती है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी v माइनस यू के बराबर। अब देखो ये हमारे पास, अब
अब हमने संवेग से क्या पढ़ा था, संवेग की परिभाषा से हमने क्या पढ़ा, बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल पी। अब देखो डेल पी की वैल्यू क्या आ गई, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो अगर वेग में परिवर्तन की दर निकाली जाए डेल वी बाय डेल टी, तो वो किसके बराबर आता है, त्वरण के बराबर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। तो हम डेल वी बाय डेल टी को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो हमारे पास देखो संवेग परिवर्तन की दर डेल पी बाई डेल टी। देखो अगर हम किसी भी चीज में, देखो दोनों में अगर डेल टी का डिवाइड कर दिया जाए तो वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को भी बताएगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को भी बताएगा इस इक्वेशन से। अभी हमने देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होती है, एक्सीलरेशन के बराबर होती है। तो हम इस जगह पे ये देखो ये दिख रहा है, तो इस जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, ए पुट कर सकते हैं। तो डेल पी बाई डेल टी किसके बराबर आएगा, एम ए के बराबर आएगा। तो जो अब देखो न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने क्या पढ़ा कि द टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी बाई डेल टी, और डेल पी बाई डेल टी की वैल्यू क्या आई, ये देखो इस इक्वेशन से एम ए आई, हम यहाँ एम ए पुट कर सकते हैं। अब देखो एफ की वैल्यू अगर ये कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल आएगा और इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे ओनली फॉर मैग्नीट्यूड क्या मान ली जाती है, के इक्वल्स टू 1। तो यहाँ क्या आता है, एफ इक्वल्स टू एम ए। ये प्रूफ हो गया, न्यूटन का सेकेंड लॉ इससे प्रूफ हुआ। तो देखो ये न्यूटन का जो सेकेंड लॉ था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। ये 6 नंबर का एग्जाम में आ चुका है, और मतलब ऐसा गैस कर सकते हैं अपन कि ये फिर से आ सकता है एग्जाम में। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। अब हम इम्पल्स का टॉपिक देखते हैं कि इम्पल्स क्या होता है। तो आवेग, देखो आज के जो मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किया है जितना भी कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम के एप्लीकेशंस और सेकेंड लॉ जो प्रूव किया है, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्पस से। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से ये टॉपिक पढ़ना है। और देखो चाहे क्वेश्चन में कुछ भी आएगा एप्लीकेशन बेस्ड, हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कंजर्वेशन लॉ का। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उससे रिलेटेड हमें कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी, हम आराम से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं उससे रिलेटेड कुछ। देखो मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ कि फिजिक्स को रटने से ज़्यादा समझने का प्रयास करो, ठीक है ना। ट्राई करो कि रटने से ज़्यादा हम उसको समझ पाएँ। समझोगे तो अपनी लैंग्वेज में बहुत इजीली और बहुत अच्छे से लिख सकते हो। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इम्पल्स क्या होता है, आवेग क्या होते हैं, इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने जितना भी डिस्कस किया है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम इम्पल्स के साथ मिलते हैं, इम्पल्स के टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। और आशा है कि जितना भी पढ़ाया जा रहा है जो कुछ भी, वो आप लोगों के समझ में आ रहा होगा और एग्ज़ाम में आप लोगों की हेल्प होगी इससे। बस आप लोगों को इतना करना है कि इस लेक्चर से पढ़ना है। बाकी की मेहनत इसीलिए की जा रही है ताकि आप लोग पढ़ सकें, और हैंड रिटन नोट्स देने का बस एक रीज़न यही है कि आप लोगों को तरीका समझ में आए कि एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, ठीक है। तो अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।